आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां एक बार फिर बीजेपी के दरमियान उठापटक की स्थिति है। उस स्थिति को बदलने के लिए एक कांवड़ का सहारा लिया जा रहा है और कांवड़ के जरिए उस पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक मर्तबा पहले भी योगी जी को हटाने की पूरी कवायद शुरू हुई थी और उस वक्त 150 से ज्यादा एमएलए ने उनके खिलाफ बगावत की थी या उनके खिलाफ धरना दिया था। इसी तरह अब भी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और कई दूसरे लोग मोर्चा खोले हुए हैं और डिप्टी सीएम कई दिनों से कई मर्तबा दिल्ली आकर के और वापस जा चुके हैं। 1 महीने तक उन्होंने दिल्ली में क़याम किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, इन तमाम लोगों से मुलाकातें की हैं। क्या कुछ घटित हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आइए जानते हैं अपने 2 मेहमानों से। हमारे साथ हैं अरुण शर्मा जी, जो बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो खुद फाउंडर भी हैं बीजेपी के और आरएसएस से उनका गहरा ताल्लुक रहा है। इसी तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण त्रिपाठी जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले शर्मा जी आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के जो नताइज हैं उसके लिए बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है योगी जी को। जी सर, ये जो आपने अंतिम शब्द बोले ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल होता क्या है, हम जिंदगी में हमेशा ही अपनी ही परछाई से डरते रहते हैं। योगी जी वो व्यक्तित्व हैं, आपने देखा होगा लोकसभा में जो बालकों की तरह जोर जोर से रोए थे सोमनाथ जी के सामने। ये वही योगी जी, कोई बदले नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ ये आया है कि वो अपने प्रयत्नों से या अपने कृत्यों से या अपने कुकर्मों से मोदी जी से समकक्ष अपनी जगह बना गए। और इसमें साक्षात मोदी जी ने स्वयं भी मदद की है, क्योंकि अंतर मन में कहीं ना कहीं ये खुटका रहा उनके कि सारी सीक्रेसी तो शाह साहब जानते हैं, सारी सीडी उनके पास पड़ी है, उनके कमरे में शाह साहब ही महिलाओं को भेजा करते थे। तो कहीं लुटिया डूब ना जाए, कहीं भेद खुल ना जाए, तो उन्होंने दाएं हाथ से बाएं हाथ में योगी जी को रख लिया। तो पैरेलल 2 एक पावर सेंटर शुरू हो गए, जो कि केंद्रीय नेतृत्व में शाह साहब थे। और क्योंकि सत्ता का रास्ता, सत्ता का गलियारा जो है वो यूपी से होकर गुजरता है, और उनको, योगी साहब को तो बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहा। उनके जो गुरु थे वो कई बार वहां से एमपी रहे और मैं उनसे मिला भी हुआ हूं 2020। तो उनको भी सत्ता, जो ये परिवारवाद कहते हैं, गुरु परंपरा से मिली। अब क्योंकि उस समय वो इतने मजबूत नहीं थे, उनके खिलाफ केसेस बहुत हो गए थे, और वैसे भी क्रिमिनल टाइप के उनका जो दिमाग की संरचना है वो क्रिमिनल टाइप की है। मतलब अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसका घर गिरवा देंगे, उसके ऊपर केस बनवा देंगे। आज भी मैं यूपी के 3-4 उसमें वीडियो देख रहा था, जिसमें एक कोतवाली के अंदर वो ग्राम प्रधान जो है वो किसी को पीट कर केस रजिस्टर करा कर चले गए, और वो बेचारे हरिजन वहां सफाई कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो योगी जी ने एक ऐसा अलग सा रास्ता बनाया, जो उनको, एक शब्द है हिंदू हृदय समाज, वो पदवी के नजदीक जब पहुंचने शुरू हुए और शाह साहब को थोड़ा डर लगने लगा कि मोदी साहब के बाद नंबर तो मेरा है, और ये जो मोदी साहब ने बाएं हाथ पे व्यक्ति खड़ा कर लिया है, हालांकि मोदी साहब ने अपनी कार में उनको बिठाया नहीं था, वो पीछे दौड़े थे, तो बहुत सारे उनके साथ जो सीन है वो मुझे देखने में मिलते हैं। परंतु ये व्यक्तित्व जो है, जो भगवा उड़े हुए है, ये कहीं ना कहीं
हिंदू पोलराइजेशन में ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप देखें चुनावों में डिमांड हुआ करती थी कि योगी जी को बुलाओ, योगी जी को बुलाओ। हालांकि योगी जी जिस सीट पर गए हों उस सीट पर निश्चित नहीं है कि उन्होंने चुनाव जितवा दिया। वो करिश्मा शायद नहीं कर पाए, उनके व्यक्तित्व में ना तो उनकी भाव भंगिमा वैसी है और भाषण देने की जो कला है वो काफी बिखरी हुई है, काफी एक वन साइडेड है। वो हिंदुत्व का एजेंडा मजबूती से चलाते हुए नजर आते हैं। और ये ना भूलें कि वो शैव हैं, कर्म कांड उनको आता नहीं है, संस्कृत के श्लोक उनको बोलने नहीं आते, परंतु क्योंकि वो वहां रहे जिस आश्रम में जो उनके गुरु साहब थे, तो मैं वहां गया हुआ हूं, मैंने खूब अच्छे से देखा है, मुझे खुद उन्होंने घुमाया भी है। तो एक सत्ता अलग किस्म की जो धर्म के धतूरे को चाटने के बाद प्राप्त होती है। पहले इस धर्म के धतूरे को धर्म की मलाई कहा जाता था क्योंकि ये अच्छी व्याख्या करता था, ये जो मलाई है। परंतु जब जब इसका विभिन्न रूप सामने आना शुरू हुआ, कुकृत्य सामने आने शुरू हुए, लड़ाई झगड़े हुए, मारकाट हुई और किसी को मारना, किसी को उठा के गायब कर देना, इस तरह के जब उनके खिलाफ वो शुरू हो गए मुकदमे, तो उन्होंने अब धीरे धीरे जब वो सत्तासीन हुए अपने आप को बदलना शुरू किया और 2022 के बाद तो उनकी और पकड़ मजबूत होती चली गई। तो मुझे लगता है कि ये जो यूपी का झगड़ा है, ये दोनों व्यक्ति मोदी साहब और शाह साहब हारने वाले, उनको सत्ता से बाहर करना ये एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जैसे कहते हैं ना, गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया, तो योगी साहब शक्कर हो गए हैं। मुझे लगता है वो कहीं कहीं पूरे भारत में ना सही, साउथ में ना सही, कहीं कहीं मोदी साहब से 2 कदम आगे मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके फॉलोवर काफी ज्यादा संख्या में है और सही बात यह है कि जो मोदी जी ने पोलराइजेशन किया है उसका सबसे अधिक लाभ उन्होंने ही उठाया है, किसी और ने नहीं। क्योंकि एक बार 72 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, तो जो उसका लाभ है वो मोदी जी निजी तौर पर कुछ समय के लिए तो ले गए, परंतु आज की जो प्रेजेंट जो पोजीशन है उसमें मुझे लगता है योगी काफी मजबूत किरदार लिए हुए हैं। और यहां तक उन्होंने अपना संदेश दे दिया है कि अगर मुझे उखाड़ने पछाड़ने के या कहीं बहका के ले जाने की कोशिश की, तो ये जो बीजेपी नामक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अंग्रेजों से प्रेरित है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाली ये जो कंपनी है, इसके 2 फाड़ हो जाएंगे और इतनी गहरी खाई होगी, उसमें शाह साहब कहां से गिर के कहां मिलेंगे उसका अंत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी के राजनीतिक जीवन की हत्या हो जाएगी इसमें, अगर उनको छेड़ा गया। वैसे उनको छेड़ा गया है, पर जो 7 तार सितार के हैं उसमें 3 तार ही उन्होंने हिलाकर पूरी सेंट्रल सत्ता को हिला के रख दिया है और मोदी साहब को 4 कदम पीछे लेने पड़े हैं। मुझे लगता है ये वाली रीत कभी समाप्त नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। ओपनिंग कमेंट में त्रिपाठी साहब से भी ये कमेंट ले लेते हैं। त्रिपाठी साहब, अभी आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सबसे पहले योगी को हटाया जाएगा और शाह साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की लाइन में है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की बात सही साबित होने की बात है या फिर कुछ और है इसके पीछे का झगड़ा? केशव प्रसाद मौर्य की नजर कहीं टिकी हुई है, वो इसमें कल्प्रिट है, या सेंटर इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान अदा करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप देखते हैं? देखिए गजाली साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं और मैं बहुत इसको पर्सनालिटी क्लैश के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं जो है वो दृष्टिकोण का जो टकराव है मैं उसके रूप में देखता हूँ। एक तरफ जो कारपोरेट हिंदुइज्म है जिसके रिप्रेजेंटेटिव मोदी और अमित शाह हैं और जिसके पीछे अडानी अंबानी जैसी शक्तियां लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म है जिसमें कि जो है वो मंदिर हैं, मठ हैं और पारंपरिक तरीके से जो है वो एक तरह से नाथ पंथ, सिद्ध पंथ और इनका सबका मामला है। हालांकि नाथ पंथ, सिद्ध पंथ इस तरह से सांप्रदायिक नहीं रहा है, इस तरह से जातिवादी नहीं रहा है, उसका एक अलग ट्रेडिशन, अलग हिस्ट्री है।
लेकिन वो आर्य समाज भी उस तरह से नहीं रहा है, लेकिन आर्य समाज को भी नाथपंथ सिद्धपंथ को भी संघ ने अपने ढंग से कन्वर्ट किया है। तो 2-3 फ्रंट पे ये लड़ाई है। एक फ्रंट तो जो है वो मोदी की बीजेपी वर्सेज जो है मोहन भागवत की आरएसएस, ये इनका भी कन्फ्रंटेशन है जो बैटल के रूप में यूपी निकल करके आ रहा है। और ये केशव प्रसाद मौर्य और जो है वो योगी आदित्यनाथ ये मोहरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अगर मोदी और अमित शाह के मोहरे हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है मोहन भागवत के मोहरे हैं। और ये आपको याद होगा कि जब जो है वो मेरे ख्याल से 17 में जो है जब बीजेपी को बहुमत मिला, अच्छी सीटें मिली, 300 से ऊपर सीटें मिली, तब जो है वो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव जीता गया था। तो योगी को कहीं चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, तो तब ये उनका क्लेम भी बनता था केशव प्रसाद मौर्य का। और उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो डेवलप हुआ था उसमें यही था कि कोई या तो मुलायम सिंह बनते थे या मायावती बनती थी या कल्याण सिंह बनते थे, बीच में कभी राजनाथ सिंह बन गए। जैसे कि बिहार में हुआ था वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व की राजनीति का भी मंडलीकरण हुआ था और मंडल की राजनीति का भी तो मंडलीकरण तो था ही जो है। तो या तो पिछड़ा या दलित चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। उसी ट्रेडिशन में केशव प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे थे कि हम ही बनेंगे क्योंकि हमारी लीडरशिप में चुनाव जीता गया है। और मोदी भी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाए गए तो बीजेपी आरएसएस ने यही क्लेम किया कि हम जो है ओबीसी का ध्यान रख रहे हैं और जो ओबीसी जनाधार है उसके एक प्रतिनिधि को हम जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो जो मंडल की पूरी एनर्जी थी थर्ड फ्रंट के साथ, जनता दल के साथ, लोक दल के साथ, उस पूरी ताकत को उन्होंने जो है अपने तरफ डाइवर्ट कर दिया था। तो केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी बनेंगे, लेकिन आरएसएस के कहने पर मोदी ने ये काम तय किया और योगी आदित्यनाथ को बनाया। तो ही वॉज ए बोल्ड फ्रॉम थी, वो अचानक ऊपर से आए थे और वो सारा मामला उनका हुआ। अब ये क्लैश जो है क्योंकि पीडीए नाम से एक नई रणनीति इमर्ज कर गई है, ये लोग गैर कांग्रेसवाद की रणनीति खेल रहे थे, ये लोग हिंदू एकता की राजनीति खेल रहे थे। अचानक पीडीए ने पिछड़ा और दलित एकता जो 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद निर्मित हुई थी उसका नया एडिशन सामने आ गया। अब उसके नए एडिशन के सामने आने से जो ओबीसी है, जो दलित तबका है, उसका पावर का क्लेम बढ़ गया। तो वो कह रहा है कि अगर हमको सत्ता नहीं दोगे तो धीरे धीरे पिछड़ा दलित जनाधार जो है खिसक करके इंडिया अलायंस में चला जाएगा। ये लॉजिक केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में जाता है और ये डर जो है वो जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की उसके साथ जाती है। लेकिन मोहन भागवत चूंकि लगातार जो है वो मोदी जी के भगवान बनने पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके अहंकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो क्लैश एक तरफ जो है कारपोरेट हिंदुइज्म और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म का क्लैश, हिंदुत्व का क्लैश चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो अपर कास्ट लेड हिंदुइज्म और जो है वो सोशल जस्टिस का जो क्लैश है वो चल रहा है। तो मंडल वर्सेस मंदिर वाले मामले का भी क्लैश चल रहा है। तो कई तरह से पर्सनालिटी क्लैश तो इसमें है ही है, जो अरुण जी ने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व बड़ा हो गया है और एक गोरख मठ क्या एक देश भर में उसकी शाखाएं हैं, देश भर में उसके मानने वाले हैं, इसीलिए वो देश भर में बुलाए जाते हैं। नाथपंथियों का एक पूरा नेटवर्क है कंट्री भर में और वो चुनाव में भी रोल प्ले करते हैं और उन मठों में एक तरह से आर्थिक सत्ता भी है, उनकी सामाजिक सत्ता भी है, उनकी एक धार्मिक सत्ता भी है। तो वो योगी जी उसको ओन करते हैं, उसको मोबिलाइज करते हैं। लेकिन अरुण जी ने ठीक कहा कि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो व्याख्यान है वो एक तरह से बहुत अल्हड़ किस्म का व्याख्यान है, उसमें कोई राजनीतिक परिपक्वता मुझे नहीं दिखाई पड़ती। उन्होंने एक प्रशासनिक शक्ति दिखाई और उनको लगता है कि और वो अपनी जो ट्रेडिशनल शैली है उसको प्रशासन में भी लागू करते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के वो सबसे बड़े सिंबल के रूप में उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं। उनके होने से ये महसूस किया जा रहा था कि सारे हिंदू एक हो जाएंगे और मुसलमान दरकिनार हो जाएंगे और वो जो है हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन हुआ यह कि सारे प्रोवोकेशन के बावजूद माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कोई रिएक्शन नहीं किया और एक तो जो दरार डालने की जो बात थी वो दरार नहीं पड़ पाई, एक अलग पॉलिटिकल इक्वेशन बना। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो रीडिंग कहती है, इस विभाजन के बाद
इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कभी कम्युनल वोटिंग नहीं की। उन्होंने हमेशा सेकुलर पार्टीज को वोटिंग की है। इंडियन मुस्लिम लीग तो चली गई, उसके बाद उनका जो मतदान रहा है, कभी सपा को रहा है, कभी बसपा को रहा है, कभी कांग्रेस को रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कभी जो है कोई उनकी कोई पार्टी भी नहीं है। तो इस तरह से वो हमेशा करते रहे और उन्होंने किया भी। और एक मैसेज गया है 24 के इलेक्शन में कि आप कितना भी पोलराइजेशन कर लो, इस देश की जो आवाम है, इस देश की जो जनता है, वो पोलराइज्ड होने के लिए तैयार नहीं है। वो डेमोक्रेसी पसंद करती है, वो फासिज्म को रेजिस्ट करेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत उम्मीदें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तोड़ मरोड़ पसंद नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के दो वैल्यूज हैं, बड़े वैल्यूज हैं जो बाद में जोड़े गए, ऑल्दो दे वर इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1976 में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट के साथ, वो है वो सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। और उस पर बहुत तेज अटैक है बीजेपी का, आरएसएस का। और वो योगी जी से लेकर के मोदी जी, अमित शाह जी सब करते हैं, भले संविधान की शपथ लेते हैं। आज ही दैनिक जागरण में संघ के आइडियोलॉग का एक लेख है और जो कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे अटैक करने वाला है। लेकिन ये जो है वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को जब 44th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि जनसंघ भी शामिल थी, जिसमें जनता पार्टी का जो मामला था, तब वो दो शब्द हटाए नहीं गए। इसका मतलब समाजवाद और सेकुलरिज्म उस समय के जनसंघ को भी स्वीकार था। और जनसंघ कहता भी था कि जो है वो छद्म धर्मनिरपेक्ष और वास्तविक धर्मनिरपेक्ष, रियल सेकुलर एंड जो है वो स्यूडो सेकुलर, ये टर्म चलाया। और समाजवाद जिस पर आज योगी जी अटैक करते हैं, मोदी जी अटैक करते हैं, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब गांधीवादी समाजवाद उसका उद्देश्य था। तो संविधान की लड़ाई होगी, बहुत सारी लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश संजोग से एक डेमोक्रेटिक बैटल का इंपॉर्टेंट स्पेस बन गया है। उसमें मैं नहीं जानता कि योगी जी कितने शक्तिशाली होंगे और मोदी जी कितने शक्तिशाली होंगे, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, आप कांवड़ यात्रा के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हो, लोगों से कह रहे हो नाम की पट्टियां लगाओ, ये सब करो, आपका बुलडोजर चल रहा है, कभी रुक रहा है, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है। और भाजपा और संघ के भीतर और योगी और मोदी की लड़ाई से अगर किसी को फायदा होगा तो वो डेमोक्रेसी को फायदा होगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फायदा होगा। जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फायदा होगा। हम शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की 62 सीटें थी, लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन में घटकर 33 रह गई। और इस करारी हार की जिम्मेदारी ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके आसपास की बगल की सारी सीटें वो हार गई बीजेपी। और वो खुद जो 10 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे थे, वो 1.5 लाख वोट से जीत पाए। और ना ही उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए फिर से हिंदुत्व की लड़ाई को तेज करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो मॉब लिंचिंग के वाकया शुरू हुए नतीजा आने के बाद और ये कहा गया कि मुसलमानों की वजह से बीजेपी हार गई, क्या ये सारी चीजें फिर से एक तरफ पोलराइजेशन की कोशिश है या लोगों का ध्यान इस तरफ से हटाने की कोशिश है? क्या है इसके पीछे? जी सर, आपने 2-3 चीजें कही, मैं भी उसको और क्लियर कर देता हूं। हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है कि कित्थे साइयां कि कित्थे बधाई। आपको शायद ना समझ में आई है, मैं बखान कर देता हूं इसका, कि बच्चा कहीं और हुआ है और उस बेटा होने की बधाई कहीं और दी जा रही। ये बीजेपी का रूल है। बीजेपी में जब से मोदी जी आए हैं, सबसे बड़ी बात वो आंसरेबल नहीं है, क्वेश्चनेबल नहीं। किसी प्रश्न का उत्तर देना, मुझे लगता है ये उनको ऐसे लगता है जैसे मुझे पर्सनली लेट डाउन किया जा रहा है। जबकि स्वस्थ लोक परंपरा में, लोकतांत्रिक परंपराओं में हम एक दूसरे से संवाद करते हैं। जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया, तो मैं समझता हूं इसका उत्तर देना मेरी नैतिक बाध्यता है।
मेरा आंसर गलत हो सकता है, मेरा आईक्यू गलत हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण गलत हो सकता है, परंतु मुझे इस बात से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुझे कोई प्रश्न किया जाए तो मैं उसका उत्तर ना दूं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं की? तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे विश्व में 182 देश हैं, 182 देशों के हेड जो हैं, क्या किसी एक देश के एक हेड ने भी कभी ऐसा आचरण किया? कभी नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 62 से 33 आ गए। क्यों आए सर? इनके कारण बड़े स्पष्ट हैं, इनकी जिम्मेदारी बड़ी स्पष्ट है। किन कारणों की वजह से ये हार गए? हमारे सुल्तानपुर के एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं शीतल पी सिंह, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 40 से नीचे जाएंगे। मैंने ये पहले ही कह दिया था कि बीजेपी 220 से 240 सीट से ऊपर नहीं जा सकती, परंतु यूपी में भी मेरा एक अंदाज था कि हो सकता है कि 50-30 का जो है डिफरेंस हो जाए, मतलब 50 बीजेपी ले जाए और 30 गठबंधन ले जाए। अब ये इसमें कारण अगर हम ढूंढेंगे तो कारण बड़े स्पष्ट हैं। 22 जनवरी से शुरुआत कर लेते हैं। सर, जो व्यक्ति, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु आप ईश्वर अल्लाह की इबादत तो करते ही हैं। क्या एक व्यक्ति जो इबादत करके बुत खाने से बाहर आया हो और बाहर आकर 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसी नफरत भरी बातें करता हो? त्रिपाठी साहब मुझसे ज्यादा विद्वान है, मेरे से उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, क्या ऐसा व्यक्ति कर सकता है क्या? मुझे लगता है जो 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया वो एक ढकोसला था, क्योंकि एक बार अनुष्ठान करने के बाद, एक बार इबादत करने के बाद जब हम अल्लाह की हम नमाज पढ़कर बाहर आते हैं तो हमारा मन बड़ा पवित्र होता है। हमारा दुश्मन भी सामने पड़ जाए मस्जिद के बाहर या मस्जिद की परिधि में या उससे एक फरलांग दूर भी, तो हम उसको मीठे भाव से गले लगा लेते हैं। ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, इसने विरासत में ये सब कुछ हमको दिया है। मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की कहानियां यही दर्शाती हैं। अब ये हार गए तो सर जिम्मेदारी कौन? आप मोदी जी का जीवन की विवेचना कर लें, 16 वर्ष की अवस्था में भाग गए, इतनी की जिम्मेदारी नहीं। उससे पहले उनके बड़े भाई थे, उन्होंने काम नहीं किया, उनकी मां बर्तन मांजा करती थी। 4 लठ जैसे भाई थे, 35 साल भीख मांगते रहे। सर ये जिम्मेदारी से कब तक भागोगे? आपको तो लेनी पड़ेगी ना जिम्मेदारी। आप एक राष्ट्र के संवैधानिक ऐसे पद पर बैठे हैं कि रह रहकर आंखें आपकी तरफ उठ जाती हैं। क्या सिर्फ हम यही देखें? क्या पार्लियामेंट की जो सीढ़ियां उनको नवाजते रहेंगे? क्या हम यही देखें कि आप संविधान को चूमते रह जाएंगे? नहीं, बच्चा है, भूख लगेगी तो उसको दूध रोटी देनी पड़ेगी। आप उस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और आप करते क्या है? आप करते हैं यूपी में एक ऑर्डर निकलवा देते, अब्दुल फल वाला। सर ये फलों के कब से धर्म होने शुरू हो गए? अमरूद कब से मुसलमान या हिंदू होना शुरू हो गया? आम के बाग तो मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर में सारे के सारे मुसलमानों के हैं, उगाए हुए तो उनके हैं, उनके खेत के तोड़े हुए हैं, 50-50 एकड़ के उनके आम के बाग हैं। और हम कह रहे हैं कि अपनी रेहड़ी के ऊपर अपना नाम लिखो, मतलब अपने धर्म को दर्शाओ। तो कितने कुत्सित और कितनी भयंकर ये सोच होगी। मुझे लगता है ये जो सोच है इसने ही आपका बेड़ा गर्क किया है। कैसे? एक पॉइंट और रखता हूं आपके सामने। बीजेपी, आप मुझे सोच कर बताना कि बीजेपी ने कितने आज तक एमएलए जो मुस्लिम थे, कितने ऐसे एमपी जो मुस्लिम थे जिनको टिकट दिया। सर आप क्लेम तो करते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते, तो आप उसको टिकट कब देते हैं ये तो बताएं। उस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी करती ही नहीं है, करना नहीं चाहती, बांट देना चाहती है देश को 2 हिस्सों में, जो कि जलालत की हद है। मैं बिल्कुल भरपूर उनका विरोध करता हूं,
और मैं ऐसे कुत्सित विचारों वाले आदमी को निजी जिंदगी में मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करूं। तो आप जब पोलराइजेशन खुद ही कर रहे हैं, अपने ही भाइयों को आप काट के कहते हैं कि आप दूसरी जगह खड़े हो जाएं, हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, हम आपके विचारों के साथ सहमत नहीं हो सकते, हम आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, हम आपका भोजन नहीं कर सकते। सर, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जो मेरे साथ कथाओं में जाते हैं, मौले बांध लेते हैं, मैं उनके साथ नमाज में मंदिर के अंदर तक गया हूं, मैंने वुजू किया है। मैं तो मुसलमान नहीं हूं आज तक, मैं तो मुसलमान नहीं बन पाया, मैं तो हिंदू हूं। और आज भी मुझे जिस जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस परिवार में पैदा कर दिया, मैं आज भी उस पर मान करता हूं। पर मैं कुरान शरीफ को एक ऐसी किताब मानता हूं जो बंदिशें देती है, जो हमें समाज में एक घेरा देती है, एक नियम देती है, एक जीवन जीने का तरीका देती है। मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मेरी जीवन की धारा को और प्रखर करती है और मुझे जिम्मेदार बनाती है। वो ये कहती है कि तू दूसरी शादी कर तो अपने वालिद से पूछ, जिससे कर रहा है उसके वालिद से पूछ, अपने ग्राम प्रधान से पूछ, जब सारे राजी हो जाएं तब शादी कर। असल में लोगों को पता नहीं है धर्म का मर्म। आप ढकोसला करते हैं, आप हमारे धर्मों को बांटने की कोशिश करते हैं, आप जी शर्मा बीच जी, में दीवार डालते हैं, खाइयां डालते हैं। कैसे जीतोगे आप यूपी में? जीत ही नहीं सकते। भ्रम की स्थिति कितने दिन बनाकर रखोगे? लोग बेवकूफ नहीं है। मेरे से ज्यादा एक फल वाला रेडी में कोई सा भी धर्म हो, मुझसे ज्यादा अच्छा व्याख्यान दे रहा है, मुझसे ज्यादा अच्छी राजनीति समझ रहा है, मुझसे ज्यादा उसको सामाजिक शास्त्र आता है। मैं उसकी बुद्धि को कैसे कह दूं कि कंडम है? मैं प्रधानमंत्री की बुद्धि को बैल बुद्धि तो कह सकता हूं, क्योंकि वो राहुल को बालक बुद्धि कहते हैं। आज मेरे देश का नौजवान, आज मेरे देश का बाशिंदा समझदार हो गया है, आपके प्रपंचों में नहीं फंसने वाला, अपनी राजनीतिक रिचुअल, सामाजिक जो ताना बाना है हमारा, जैसे जुलाहे कहा करते थे ना, जैसे कबीर साहब कहा करते थे, वो ताना बाना टूटेगा नहीं। मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं, इसको तोड़ने वाले टूट जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ये बात, जो मैसेज है, ये कुरान शरीफ भी देती है, गीता भी देती है, बाइबल भी देती है, गुरु ग्रंथ साहब भी देती है। जी ये ताना हार बाना नहीं जाना टूटेगा। इनका शर्मा निश्चित जी, था। हम त्रिपाठी साहब से एक कमेंट ले लेते हैं, जी जी फिर मैं आपके पास जी आता हूँ। जी त्रिपाठी साहब, जो सवाल मैंने शर्मा जी से किया, वही सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई हमारे किचन तक आ चुकी है, एक तरफ हमारे बच्चों के रोजगार का मसला है, नीट के पेपर और दूसरे पेपर जो है वो रद्द किए जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुत्व है जिसकी बंसी बजाई जा रही है, जबकि आप ही ने कहा कि वो नाकाम हो चुका है, उसे देश ने नकार दिया है, मुस्तरद कर दिया है। क्या वजह है कि फिर से उसी ग्राउंड पर बात हो रही है और यूपी का पूरा झगड़ा क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो भोजन दिया जा रहा है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए? क्या ये झगड़ा इसलिए खड़ा किया गया? नहीं, देखिए गजाली साहब, ये उम्मीद थी कि योगी जी अगर मोदी जी से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं नेशनल लीडरशिप से और एक नेशनल स्टेचर बना रहे हैं, तो अपना दिलो दिमाग बड़ा करेंगे और उससे जो है वो एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करेंगे। उन्होंने तो नैरेटिव ही छोटा कर दिया। वो जो है कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों के रेहड़ी और पटरी और होटल के दुकानों पर नाम और धर्म और जाति लिखवाने लगे। तो आप तो संकीर्ण वैसे ही हो गए। मोदी के भीतर दिलों में क्या है, कितना मतलब कितनी संकीर्णता है, कितना नफरत है, कितना छिछलापन है, ये समय समय पे प्रकट होता है। लेकिन जो ऊपरी आवरण है, कम से कम नारे के ही रूप में, वो सबका साथ सबका विकास जैसा नारा देते हैं और अच्छे दिन का नारा देते हैं, वो सब देते हैं, भले वो पूरा ना हो पाए। तो योगी जी तो वो नारा भी नहीं दे पा रहे हैं। योगी जी की मुश्किल ये है। तो अब ये जो है, और आपने जो नौकरियों की बात कही, महंगाई की बात कही, भाई सामान्य सब्जियां भी जो है वो, आज मैं गया तो जो है वो टमाटर शायद 120 रुपए 125 रुपए किलो मिल रहा है।
अच्छा, जी भिंडी 50-60 रुपए किलो मिल रही है, जो भी इस तरह से जो है, तरोई उरोई भी ऐसे 60 रुपए किलो मिल रही है। तो अब सब चीजें, सारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, पर्चे आउट पे आउट हुए जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे कई ऐसे लोग, जो मेरे परिवार के ही लोग, जो मैं भाजपा से प्रेम करते हैं, और इन 10 सालों में जो है वो मोदी जी की आलोचना करने पर जो है मुझे घेर लिया करते थे, आज वो मुझसे खुद ही आके कह रहे हैं कि भैया ये जो लोग बात करते थे, अब ये सुनने का मन नहीं करता, और ये बातें इनकी अब अखरती हैं, और चैनलों ने रुख नहीं बदला है, वही सब कर रहे हैं। खासकर आप जैसे चैनलों पे बातें हो रही हैं, अरुण कुमार शर्मा जी को मैं सुनता रहता हूँ, ये हमसे वरिष्ठ आदमी है और बहुत मजबूती से के साथ बातचीत करते हैं। इनकी भाषा भी बहुत ही एक तरह से लिटरेरी है, बहुत साहित्यिक है, और दमदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जितनी हिम्मत के साथ ये रख सकते हैं, शायद हम लोग नहीं रख सकते। अब ये पॉलिटिशियन रहे हैं, हम लोग जर्नलिस्ट कम एक एक्टिविस्ट रहे हैं, तो उस तरह से। लेकिन जो कुछ हुआ है, इससे हम सब लोग दुखी हैं, असहमत हैं, और ये जो लोग ये कर रहे हैं, इन पर ये अपनी सीएम की कुर्सी बचा ले जाए, वो फिलहाल अपनी पीएम की कुर्सी बचा ले जाए, लेकिन इस संकीर्णता से ये नहीं बचने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय समाज अगर बचेगा, अगर हिंदू समाज बचेगा, तो लिबरल बन के बचेगा, उदार बन के बचेगा, बड़े दिलो दिमाग के साथ बचेगा, और मुसलमान 1000 साल से इस देश में हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, और उनके जो है वो अब मैं कल पढ़ रहा था, मेरे मित्र हैं जो है पुष्परंजन जी, जर्मन रेडियो डायसी वेले के जो है वो संपादक हैं, उन्होंने बड़े सर्च पूर्वक एक आर्टिकल लिखा था कि ताजिए का जो है वो जुलूस का जो अपनी जो परंपरा है, कुछ लोग कहते हैं तैमूर के समय से आया, कुछ लोग कहते हैं जो हिंदू ट्रेडिशन है जुलूसों का उससे इंस्पायर्ड है। तो बहुत सारी चीजें दोनों में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड है। इंडियन इस्लाम और दूसरे देशों के इस्लाम में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत एकोमोडेशन है, और यहाँ जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है नॉलेज का, फिलॉसफी का, और जो है एक दूसरे के जो है वो ईश्वर देवी देवता को समझने का, वो बहुत डीप रूटेड है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। गांधी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था, तो लगभग जो करबला के मैदान में जो हुसैन साहब के साथ जो शहीद होने वाले लोग थे, जिनको सत्याग्रही कहा जाता है, 72-73 लोग थे शायद, ऐसे ही संख्या है। और गांधी ने भी लगभग 76 या 77-78 लोग उसी तरह से जो है अपने दांडी मार्च में रखे थे, और उनको एग्जैक्टली उन्होंने करबला की शहादत से, करबला के सत्याग्रहियों से कंपेयर किया था। तो इस देश का जो फ्रीडम मूवमेंट है, वो एक तरफ बाइबल से भी इंस्पायर्ड होता है, एक तरफ गीता से भी इंस्पायर्ड होता है, एक तरफ कुरान से भी इंस्पायर्ड होता है। विनोबा पाकिस्तान में गए और कुरान पे जो है विनोबा तकरीर कर रहे थे, वहां के लोगों ने, मुल्लाओं मौलवियों ने विरोध किया, वहां के डॉन और तमाम अखबारों ने एडिटोरियल लिख करके विनोबा का सपोर्ट किया, कहा कि बहुत अच्छी तरह से कुरान की व्याख्या कर रहे हैं, इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है। तो इस देश के हिंदू जो है वो इस्लाम को जानने वाले रहे हैं, इस देश के इस्लाम के विद्वान हिंदू ट्रेडिशन को जानने वाले रहे हैं। ये आवागमन त्रिपाठी साहब, मेरा ये सवाल था कि क्या इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये फिर वो प्रचंड हिंदुत्व वाली बात कर रहे हैं, या यूपी का झगड़ा जो है कहीं ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है? अब जो कुछ करेंगे वो प्रचंड नहीं होने जा रहा है। जनता ने 2024 में दिखा दिया है, इनका नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है, वो लगातार भरभरा रहा है। कुछ भी कहीं भी सिर मारे, हाथ पैर पटके, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस करेंगे। सोसाइटी डिवाइड होने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू और मुसलमान। मैंने अभी एक वीडियो देखा जो है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैरिकेड्स लगा रहे हैं, अपना जो है वो शरबत पिलाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। उसको कहाँ तक रोक लोगे यार? तब जो है बताया शर्मा जी ने कि जो है आम क्या हिंदू है या मुसलमान है, बताइए। आम तो मुसलमानों के बगीचे में उगता है, हिंदू लोग खाते हैं दशहरी आम जो है, तो पूछोगे क्या मतलब जो है? और जो हवा है, पानी है, कुदरत है, जो सूरज है, जो चांद है, ये क्या हिंदू मुसलमान है भाई? है धरती क्या हिंदू मुसलमान है? ये जबरदस्ती की बातें हैं। और भगवान भी जो है, ईश्वर भी जो है वो बटा हुआ नहीं है, और भारत के चेतना जाग रही है। मैं इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन सोसाइटी में विकल्प फेंकने की अद्भुत क्षमताएं हैं। 24 में विकल्प फेंकने की शुरुआत हो चुकी है, और वो विकल्प नेशनल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी, और उसका सबसे स्ट्रांग मैसेज यूपी ने दिया है। तो अब
योगी जी लड़े, मोदी जी से लड़े, अमित शाह से लड़े, अमित शाह इनसे लड़े। ये गुजरात बनाम यूपी की लड़ाई है, ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई है, ये तथा कथित जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई है। तो ये लड़ाई कॉम्प्लेक्स है और वो लड़े, लेकिन इसमें अल्टीमेटली रियल इशूज वर्सेस फेक इशूज की लड़ाई इमर्ज करेगी और इसमें जो है वो जनता का फायदा ही होगा, मुझे लगता है। जी, तो शर्मा जी, मेरा आपसे ये सवाल है सीधे तौर पर, बगैर किसी व्याख्या के, कि अभी आपने देखा कि राम मंदिर को बने चंद ही दिन हुए हैं और अयोध्या की सड़कें बरसात में धंस गईं, मंदिर से पानी टपकने लगा, जबकि सारे कॉन्ट्रैक्टर गुजरात के थे। गुजरात। और योगी जी ने, ऐसा मालूम हुआ कि उन सारे कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट मंगवाई थी। क्या यूपी का झगड़ा उन कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट मंगवाने से शुरू तो नहीं हुआ है कि कहीं सेंटर को लगा हो कि हमारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई से बचाने के लिए योगी का झगड़ा शुरू हुआ हो? ऐसा तो नहीं है? जी सर, ये पहले प्रथम दृष्टया ये ऐसा नहीं था। असल में हुआ क्या है? असल में हुआ ये है कि जब राहुल जी ने अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत करना शुरू किया और उन्होंने अमेठी की सीट को इस लेवल पर ले आए कि आम हमारा जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि स्मृति ईरानी हार गए और राहुल रायबरेली जीत जाएंगे। और इस बात का नरेशन प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने मुख से किया कि वो वहां से भाग के यहां आ गए, यहां से भाग के, और बड़ी निर्लज्जता से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बड़ी निर्लज्जता से और निचले स्तर का किया गया। जो अटैक किया गया वो बेल्ट के नीचे किया गया, परंतु उसका जो परिणाम आया वो बड़ा भयंकर। उसमें जो भयंकर परिणाम में जो 22 जनवरी की वैभवता थी उसको धूमिल किया पासी साहब के जीत जाने से, क्योंकि एक नरेशन गढ़ा गया था राम के नाम का, राम के नाम का व्यापार किया गया, राम को बाजार में खड़ा कर दिया गया, राम को अपने से छोटा दिखाया गया। ये हिमाकत जब की तो सृष्टि ने ये कहा कि बेटा तेरे को छोड़ने वाला नहीं, तो संदेश दिया एक उनको कि अयोध्या हरवा दिया। बहुत सारे जो हमारे हिंदू धर्मों के संकेत हैं, चित्रकूट हरा दिया गया, मैं नाम नासिक हरवा दिया, रामटेक हरवा दिया, बद्रीनाथ जी जी, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं मुजफ्फर भाई ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। और तुर्रा उस पे अभी गंजा हुआ था और कंगी बेचने वाला आ गया और खुजला लिया और सिर लहूलुहान हो गया। मतलब वहां पर बरसात हुई तो वो जो राम सड़क बनाई गई वो 20 जगह से छेद दी गई, मतलब वो गड्ढे में तब्दील हो गई, क्योंकि आपको उतावली थी रामलला के उद्घाटन की, जल्दबाजी में किया गया काम। और शास्त्र सम्मत है, मेरे पास वेद पढ़े हैं, मेरे पास इस पूरे की व्याख्या पड़ी हुई है कि मंदिर का निर्माण कैसे किया जाए। जैसे पताका को कह देते हैं भाई केश सज्जा होती है, जैसे कलश को कह दिया जाता है कि वो खोपड़ी, वो सिर है। तो जब उन चीजों को, त्रिपाठी साहब शायद समझ सकते हैं इस बातों को, जब उन चीजों को अवॉइड किया गया, दरकिनार कर दिया गया, जल्दीबाजी में लीपा पोती कर दी गई। आपने गटर तो डाला, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली, आपने लीपा पोती करके सड़क बना दी। जो कलाई खुली है, तो वो जब बेइज्जती हो रही है और पार्लियामेंट हाउस के अंदर राहुल जी ने कह दिया कि भाई ये जो मोदी साहब है बड़े मुश्किल से इज्जत बच बचा के पतली गली से निकले हैं, ये अगर वो खड़ी हो जाती प्रियंका तो ये हार जाते। अब वो ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, क्योंकि ये सारी चीजें यूपी के अंदर हैं। तो योगी जी को युक्ति सूझी कि भाई ये सब कुछ तो इनको दे रहे, साइकिल स्टैंड तक दे रहे हैं गुजरातियों को, तो ऐसा कौन सा गुण है गुजरातियों में कि व्यापार और गबन ये करेंगे, मिलिट्री में यूपी के लोग जाएंगे, वहां वो मरेंगे, उत्तराखंड के लोग बॉर्डर पर मरेंगे, रोज एक लाश आएगी, 8 अटैक हो चुके, 15-18 लोग मृत रूप में, कैप्टन मेजर हमारी गोदी में आ चुके हैं। बिला जाता है एकदम, मन ऐसा विचलित हो जाता है कि अब ये बंदूक लूं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर भून दूं सबको। सर ये शुरुआत कोई अचानक या अकस्मात नहीं हुई,
और मेरा देश किसका है? मेरा देश है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। मेरा देश है विश्व का कल्याण हो, ऐसा नारा लगाने वाला है। विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान। जिनके पास जमीनें नहीं थी, अमीरों के पास ज्यादा होती थी, वो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर एक भूमिहर को दे देते। आपको याद होगा, एक पेड़ से चिपक जाते थे चिपको आंदोलन में। तो हमारे यहां तो ऐसी ऐसी शख्सियत पैदा हुई है जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिले, जो अयोध्या के हारने की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ले रहे, योगी जी के सिर पर बांटना चाहते हैं। और हमारे जो होम मिनिस्टर है, ना भूलें, हत्या अपराधी रहे हैं ये, और तड़ी पार रहे, 2 साल दिल्ली में रहे। गुजरात में घुसना निषेध था इस आदमी का, वो दिल्ली में होम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। जवाबदेही उसकी है। जब वो बांटने की बात करता है, जिता दो, ये कर, आप कितनी ज्यादा आप नफरत के बीज बोते हैं। परंतु मेरा देश की ऐसी खूबसूरती है कि वो अंततः जो है वो गले मिल जाती है। मैं भी राहुल गांधी से मिला हूं, मुझे भी उन्होंने जप्फी मारी है। मैं कांग्रेसी नहीं हुआ, जैसे मैं मस्जिद में जाता हूं तो मैं मुसलमान नहीं हो जाता, परंतु उस धर्म की अच्छी बातें जरूर ग्रहण करने का मुझे मौका मिलता है। मेरे 350 दोस्त मुसलमान हैं जो मुझे हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, मेरे से छोटे हैं, जिम्मेदार बनना सिखाते हैं, आंसरेबल बनना सिखाते हैं। ये जो योगी जी के ऊपर जो ये थोपा जा रहा है, ये अकस्मात नहीं है। योगी जी को भी पता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, शाह साहब को भी पता था। 80/80 ऐसे कह रहे हैं जैसे 1567 आदमी 720 के 20 नीट के नंबर ले आए हो। आप बच्चों के भविष्य को अपने हाथों से खराब कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आपकी पुश्तें दर पुश्तें ऐसी ही पैदा होंगी जैसी आज आपके आरएसएस के बच्चे हैं, जो शादी करने से डरते हैं, जो ग्रस्त जीवन में जाने से घबराते हैं और जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जिम्मेदारी सामूहिक है, सामूहिक है। इसमें योगी जी उतने ही जिम्मेदार है जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने अमित शाह हैं, जितने राजनारायण। सबको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी जी त्रिपाठी साहब, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा कि योगी जी ने ये कहा था कि जो भी उसके गुनाहगार हैं, राम मंदिर में जो पानी टपका, सड़क धंस गई, उनकी पूरी लिस्ट मंगाई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की थी। तो क्या ये पूरा जो झगड़ा है, क्या उसकी तरफ भी इशारा करता है? आपका आखिरी कमेंट। झगड़े के संबंध में बहुत सारी खबरें आ रही हैं और उसमें बहुत सारे एंगल देखे जा रहे हैं। कुछ पत्रकार जो है वो बताए जाते हैं कि अमित शाह जी के साथ हैं, कुछ पत्रकार बताए जाते हैं कि योगी जी के साथ हैं। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे ही कुछ मित्रों ने इंडियन एक्सप्रेस में जो है बहुत डिटेल रिपोर्ट दी है कि अयोध्या के आसपास जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल तमाम एजेंसीज के ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं। 7 साल से जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और वहाँ नजूल की ज़मीन की जो है वो स्पष्ट घोषणाएं नहीं हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिलेट करके और जो है अस्पष्ट तरीके से रखी गई हैं ताकि जो पावरफुल लोग हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके। योगी जी इस मामले में जो है वो बार बार अयोध्या जा रहे थे और अयोध्या में बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट उनके हो रहे थे, लेकिन वो इन चीज़ों को रोक नहीं पाए। इसलिए इन चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो अकेले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं थोपी जा सकती। योगी जी भी देख करके आंख मूंदते रहे। अब अगर वो कोई एक्शन करते हैं तो ये लाजमी है। जो एक सांसद महोदय है, जो अब सांसद नहीं है, उनका बेटा सांसद है, उन्होंने कितनी जमीनें ली हैं, कितनी दिलवाई हैं। और मैं ये भी दावा कर दूं कि जो एक्सप्रेस में रिपोर्ट है वो आधी अधूरी रिपोर्ट है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट करने की स्टाइल है कि बड़ी मछलियों को छोड़ दो और छोटी मछलियों को जो है पकड़ो। तो अभी जब पूरी कहानी खुलेगी तो बहुत सारे बड़ी मछलियों ने जमीनें ली हैं। तो अब वो इस लड़ाई में मैं ये कह रहा हूं, मैं एक्सप्रेस में 1988 में मैंने ज्वाइन किया था, तब कारपोरेट वार की
नाते बहुत सारी खबरें निकलती थी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स निकलती थी। आज पॉलिटिशियंस की वार के बीच में बहुत सारी सच्चाई बाहर निकल करके आएगी। मैं न योगी जी के पक्ष में हूं, न मोदी जी के पक्ष में हूं। दोनों की अपनी कम्युनल और दोनों की अपनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक्टिविटीज है। मैं जो है जनता और संविधान और मूल्यों के पक्ष में हूं, और इस लड़ाई में उसका भला होगा। मुझे लगता है कुछ चीजें निकल करके आएंगी। रामलला ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सर, उनके ऊपर तो बहुत पुराने ये आक्षेप लगे हुए हैं जमीन के। 40 लाख की जमीन सवेरे ली, 40 करोड़ की शाम को बेच दी। तो ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ पता है। एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी। शर्मा जी ये बताइए कि जो अखिलेश यादव ने कहा कि 100 ले आओ और हुकूमत बना लो, इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। सर मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्या आप एक बात बताएं, हमारे यहां कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और टिट फॉर टैट का जमाना है। अगर आप राहुल जी जैसे एकदम ऐसे साफ सुथरे और एकदम वो ऐसे बॉय बन के रहेंगे तो शायद आप मोदी जी को नहीं हरा पाए। शकुनी की चालों का जवाब भगवान कृष्ण ने उतनी ही कुटिलता से दिया था। इसीलिए जो कुटिल कृष्ण है वो ज्यादा पूजा जाता है बनिस्पत किसी और चीज के। क्या शकुनी से जीत जाते? क्या जीत जाते? और धृतराष्ट्र ने तो यहां तक कि सब कुछ हार जाने के बाद, स्वपुत्र हार जाने के बाद भी विदुर ने उनको यह शब्द कहा था कि महाराज अब आप युधिष्ठिर की विष्ठा खा रहे हैं, वानप्रस्थी हो जाओ। तो ये सत्ता का जो सुख होता है ना, ये बड़ा खराब होता है। मेरा मानना ये है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। सही बात, मुजफ्फर भाई, चाहे उसको उर्दू में कहा जाए, हिंदी में कहा जाए, कुरान से पढ़ लिया जाए, बाइबल से पढ़ लिया जाए, गीता से पढ़ लिया जाए, गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ लिया जाए, सबका सार एक है। हम कहीं अलग नहीं है। हो सकता है 13वीं 14वीं पुष्ट में आपके जो पूर्वज चले गए वो मेरे पूर्वजों के सगे भाई लगते हो। किसी को कोई क्या ठिकाना है? आप मुझे बताओ, 800 सालों से हिंदुस्तान में मुसलमान शहीदी देता आया है। किस किस का नाम लूं मैं, बताओ आपको? अब्दुल हमीद से शुरू कर दूं, किसी और से कर दूं? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? सर हम भूल गए अपनी, हमें भुलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और मेरे जैसा आदमी भूलने के लिए तैयार नहीं। मैं उसी विरासत को पकड़े हुए बैठा हूं जो मेरे पुरखों ने मुझे दी है। जी हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। हम इस तरह की चर्चा फिर भी करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी चर्चा करने के लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद, 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 शुक्रिया।